जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज 1 नवंबर 2023 है और आज हम लोग 1 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है सवाल में? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि कब से मनाया जाता है, तो वर्ष 2014 से ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाना, इसका उद्देश्य है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब होगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। ये तीनों ही पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वर्ष 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सी जयंती नंबर है, कौन सी है? 148 मनाई जाएगी। आइए दिवस की बात की गई है, तो आइए हम लोग महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 25 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृष्टि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सभी दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आजकल दिवस जरूर पूछा जा रहा है, इसलिए इन सभी दिवस को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूँ, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होती है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? ऑप्शन दिया गया है केमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन या उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। यानी कि अभी हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट से कैमैन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन इन तीनों को हटा दिया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 अक्टूबर 2023 को अपनी समीक्षा रिपोर्ट में केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। कौन कौन देश है? केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया इसमें मेन है। इन्हें आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। हटा दिया है अपनी ग्रे लिस्ट से। और जो 27 अक्टूबर को जो बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सिंगापुर के KT राजा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि FATF ने बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया है। किसको शामिल किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि
FATF की ग्रे लिस्ट में ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं जो संगठन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जो इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और इन्हें कब हटाया जाता है? जब तक इनकी कमियों का समाधान नहीं होता है तब तक इन्हें लिस्ट में शामिल ही किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया या बांग्लादेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान को शुरू किया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है 29 अक्टूबर से 4 नवंबर, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर या 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया जाएगा। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है। कौन मना रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग मना रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है? भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अगर बात की जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग की तो उसकी स्थापना की गई है वर्ष 1964 में की गई है। और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न संख्या 5, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 5 में? भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है याला। क्या पूछा गया है? भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका ऑप्शन देखते हैं। काजिंद अभ्यास, संप्रीति अभ्यास, वरुण अभ्यास या हरिमऊ शक्ति अभ्यास। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, काजिंद अभ्यास। काजिंद अभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में ये युद्ध अभ्यास है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत और कजाकिस्तान के बीच में 30 अक्टूबर 2023 से कजाकिस्तान के उटार में, कहाँ पे? कजाकिस्तान के उटार में अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हो रहा है। और ये कब तक चलेगा? तो 11 नवंबर 2023 तक ये चलेगा। अगला प्रश्न है इसमें कि इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना के 120 सदस्यों की टीम कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। कितने सदस्यों की टीम है? 120 सदस्यों की टीम है। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस युद्धाभ्यास में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के अनुसार आतंक रोधी ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। पांचवा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस वर्ष अभ्यास में वायुसेना को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है इसमें? आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली बार इसमें वायुसेना को शामिल किया गया है इस अभ्यास में। छठा है इसमें, इसके अलावा ड्रोन के संचालन का भी अभ्यास किया जाएगा इस युद्ध अभ्यास में। सातवां इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। और उस समय इसका क्या नाम था? एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती इसका नाम था। फिर वर्ष 2018 में दूसरे संस्करण के बाद इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? एक्सरसाइज काजिंद रख दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रारंभ में जब ये अपना प्रारंभ स्वरूप था इसका, तो इसका नाम क्या था? एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग कि 2016 में प्रारंभ हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में, और उसका नाम था एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती नाम था। और 2018 का जब दूसरा संस्करण कंप्लीट हुआ तो उसके बाद इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद रख दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि पिछले वर्ष का कहाँ पे हुआ था, तो जो पिछला वर्ष छठा संस्करण था और वो कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था। और इस बार का कहाँ हो रहा है? इस बार का कजाकिस्तान में हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ओटार में हो रहा है। आइए युद्ध अभ्यास की बात की गई है तो आइए प्रमुख अभ्यास देख लेते हैं कि कौन किसके मध्य में हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, गरुण अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में, संप्रीति अभ्यास
भारत और बांग्लादेश के बीच में सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किसके, भारत और मंगोलिया के बीच में, और एक्वेरियन किसके बीच में, तो भारत और मालदीव के बीच में है। दोस्तों सभी अभ्यास बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को आप लोग एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, एआई सुरक्षा पर वैश्विक नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। ऑप्शन दिया गया है यूएसए, यूके, कनाडा या भारत। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, यूके में आयोजित होगा। यूके में क्या आयोजित हो रहा है, तो इसका जवाब है एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके में आयोजित होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, किसे एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन दिया गया है नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, एमएस धोनी या सचिन तेंदुलकर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, एमएस धोनी। एमएस धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी कई मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि एसबीआई ने किसे अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की गई है, तो आइए भी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर नए बने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला इसमें बताया गया है, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो मोहम्मद शामी को नियुक्त किया है। घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो कैटरीना कैफ बनी है। हाईसेंस और सात्विक सोलर रोप्स के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा है। लॉरियल्स के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और ये महत्वपूर्ण है छठा पॉइंट कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और राडो घड़ी कैटरीना कैफ, अगर पूछ लिया जाए जियो मार्ट तो वो एमएस धोनी है, और अगर पूछा जाए एसबीआई के कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो उसका भी सही जवाब महेंद्र सिंह धोनी होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। ऑप्शन दिया गया इंडियन ऑयल, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे। सही जवाब है ऑप्शन सी, पेटीएम। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक पेटीएम है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, पेटीएम ब्रांड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अभय शर्मा, किसने, अभय शर्मा ने यह घोषणा की है कि वह गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक है। यानी खुद ही पेटीएम के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अभय शर्मा ने यह घोषणा कर दी है कि वह राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक है। तो इसका सही जवाब क्या है, पेटीएम है। अब आता है राष्ट्रीय खेल की चर्चा की गई है इसमें। राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 26 अक्टूबर 2023 को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक शुभारंभ किया है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा है, और शुभांकर की बात करें तो मोगा है, जिसका कोंकणी भाषा में अनुवाद प्रेम होता है। आइए पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। राष्ट्रीय खेल पहली बार गोवा में हो रहा है। खेलों का समापन 9 नवंबर को होगा। और सातवां पॉइंट है, देश भर में लगभग 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों पर 43 से अधिक खेल विधाओं प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है, किस राज्य से यह पूछा है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी,
नई दिल्ली। नई दिल्ली राज्य से किसका संबंध है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध नई दिल्ली से है। आइए मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए SC ST OBC EWS श्रेणियों के पात्र छात्रों को आवेदन के लिए आमंत्रित कर रही है। मुफ्त कोचिंग की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जा रही है। और किनको? तो SC ST OBC और EWS को कराई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करना है। किन्हें प्रदान करना है? SC ST OBC और EWS को कोचिंग प्रदान करना है। आइए अगला और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है TV नरेंद्रन, दूसरा है सारंग देव, तीसरा है संजय कुमार जैन या चौथा है BK मोहंती। सही जवाब है हमारा ऑप्शन A TV नरेंद्रन को चुना गया है। क्या चुना गया है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो इनके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? लियोन टोपेलियन बने हुए हैं। और उपाध्यक्ष कौन बना है? तो भारत के TV नरेंद्रन को उपाध्यक्ष बनाया है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो भारत के TV नरेंद्रन हैं। और अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष कौन है? लियोन टोपेलियन है। आइए महत्वपूर्ण नियुक्ति की चर्चा कर लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिगो बने हैं। मलेशिया के नए राजा अथवा नरेश कौन है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर हैं। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन है? डेनियल नोबोआ हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये हैं अरिंदम बागची हैं। और बिम्सटेक के महासचिव कौन बने? इंद्रमणि पांडे हैं। ये पहले भारतीय हैं जो बिम्सटेक के महासचिव बने हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। और अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन है? तो माइक जॉनसन है। दोस्तों ये सभी नियुक्तियां बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन्हें अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो एक जगह नोट जरूर कर लें, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ये जरूर से जरूर आएंगी। दोस्तों आइए हम 30 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 30 अक्टूबर का पहला सवाल था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? तो 27 अक्टूबर को मनाया है। दूसरा इसमें बिंदु है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो रियाद में हुई है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो सही जवाब है वियतनाम में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं? सही जवाब है इसका हिमाचल प्रदेश। पांचवा सवाल है इसमें, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। और सातवां इसमें प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? तो उसका सही जवाब है चीन बना रहा है। हाल ही में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य ने लॉन्च किया है। नवा प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउटरी का संबंध किस देश से है? तो सही जवाब है USA से है। प्रश्न संख्या 10 है कि WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में किसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो सारंग देव को नियुक्त किया है। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए कल का सवाल देखते हैं। कल सवाल पूछा गया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया था मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन C है चेन्नई। चेन्नई में क्या किया है? सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई थी। और कल हमारा दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? ऑप्शन दिया गया था सजग अभ्यास, वरुण अभ्यास, सागर कवच अभ्यास या त्रिशूल अभ्यास। सही जवाब है ऑप्शन C सागर कवच अभ्यास। सागर कवच अभ्यास को भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर किया है, तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये। और आइए दोस्तों आज के दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अगर इनका उत्तर आप सभी को पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023
अभ्यास का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या जापान। इसका जो भी उत्तर सही है उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं आज का। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? उत्तर दिया गया है पुणे, सूरत, लखनऊ या नई दिल्ली। दोस्तों जो भी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हो अगर आपको पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आज आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।